चले तो हम लोग बात शुरू करते हैं। हमारी अब तक जहाँ तक बात हो चुकी है वहां से लेकर के आगे चलेंगे। आज लाइट का यहाँ पे दिक्कत चल रहा है, बारिश भी हो रही थी, इस चलते दिन का क्लास हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो शाम के समय में हम लोग उसको मेकअप कर लेते हैं, है ना। अब तक हम लोग की बात कहाँ चली, कहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ से आगे हमको कहाँ जाना है। देखिए, हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ रहे थे, हम लोग भारत के फीचर्स को पढ़ रहे हैं, ऊपर के माउंटेन कॉम्प्लेक्स हम लोग देख लिए। हम लोग देख लिए कि इंडिया के ऊपर में ये जो माउंटेन का सिस्टम है, ये जो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा है और ये क्या फिनोमेना है ना। तो ऊपर देख चुके, ऊपर से सेकेंड हम लोग आते हैं तो हमको भारत में क्या देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत में एक बड़ा एक्सटेंसिव प्लेन है, जो कि यहाँ सिंधु घाटी से फैला हुआ वो बंगाल और यहाँ तक फैला हुआ है। सिमिलरली ये है, तो हम लोग अभी के समय अपनी स्टडी को इस प्लेन की स्टडी पे हैं। और प्लेन को जब समझ लेंगे तो हम लोग ग्रेजुअली नीचे आएंगे और हमारा उद्देश्य क्या है कि सुपरमैन बन करके अगर इस इलाके के ऊपर से हम उड़ रहे होते तो हम क्या क्या पहचान पाते कि इस इलाके में क्या हो रहे हैं, है ना। तो अब तक के हमारे डिस्कशन में हम कहाँ देख चुके हैं कि पूरे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको तीन भागों में तोड़ करके हम पढ़ेंगे। पहला होने वाला है हमारे पास सिंधु के प्लेन, इंडस के प्लेन। ये सिंधु नदी, इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों ने बनाया हुआ है। अधिकांश भाग पाकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन हमारे इंडिया साइड में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसके थोड़े से पार्ट जो हैं वो इंडस प्लेन में पड़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा गंगा प्लेन और लास्टली हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। हम लोग इंडस प्लेन में हैं। इंडस प्लेन के अंदर में हम लोग राजस्थान प्लेन के बारे में हमारी बात हो चुकी। हमने क्या देखा कि राजस्थान प्लेन का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो ये वाला है कि हम यहाँ से इस जगह से हम क्या देखते हैं कि इस जगह से राजस्थान से लेकर के दिल्ली रीज तक हमारे पास अरावली का विस्तार है। ये अरावली के रेंजेस हैं और ये हमारे पास जो राजस्थान का प्लेन पड़ेगा वो अरावली के इस साइड वाला इलाका पड़ने वाला है। इधर वाला इलाका तो हमारा जो बाकी का पेनिनसुला है उसी के समान उसका प्रॉपर्टी होने वाला है। जो प्लेन है वो अरावली के पश्चिम साइड में पड़ेगा। हमने इसमें क्या क्या डिवीजन किया कि एक नीचे का इलाका हुआ, इसको साउथ वेस्ट प्लेन बोले। यहाँ पे हमको पेट्रोलियम और इसका रिजर्व मिलता है, ये समुद्री ओरिजिन का है। इधर किनारे काट करके थार डेजर्ट बोल दिए। हमारे पास जो डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। यूनिक डेजर्ट है थोड़ा, इसको हम देखें। उसके बाद फिर बीच में हमारे पास राजस्थान बांगड़ है और ऊपर वाले इलाके में हमारे पास गंगा सागर रीजन है। गंगा सागर रीजन और कुछ नहीं, हमारे पास पंजाब प्लेन का ही एक्सटेंशन है। तो हमारा राजस्थान प्लेन से इंट्रोडक्शन हो गया। पिछले डिस्कशन में दिन के दौरान जो क्लास हमारा डिस्टर्ब हुआ था उसमें हम राजस्थान प्लेन से मिल चुके हैं। अगले राजस्थान प्लेन से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो राजस्थान प्लेन से हम जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे हमको पंजाब प्लेन मिलने वाला है। और हमारा अभी का डिस्कशन जो है वो पहले पंजाब प्लेन को समझते हैं। देखिए, पंजाब प्लेन का जो टोपोग्राफी है, जो बनावट है, वो कटोरी नुमा है, वो इस तरीके का है। यानी कि उसमें अगल बगल से पानियां जो हैं वो ईजिली आ जाती हैं, लेकिन निकलने में उसका निकास आसान नहीं है, उसका ड्रेनेज ठीक नहीं है। उसका एक ये फीचर है। दूसरा ये फीचर है कि ये जो पंजाब रीजन है इसको पंजाब इस चलते कहते हैं क्योंकि 5 नदियों का है। पाकिस्तान साइड में भी पंजाब है, इंडिया में भी पंजाब है, पूरा मिला करके पंजाब देखिएगा तो रंजीत सिंह वाला पंजाब वो होगा जो कि 5 नदियां होंगी। इंडिया में अभी के समय में 3 नदियां हैं हमारे पास, रावी, ब्यास, सतलज। ये 3 सिंधु की नदियां हमको मौजूदा पंजाब में देखने को मिलती है ना। पंजाब के बारे में और हम लोग क्या जाने कि पंजाब वो स्पॉट होने वाला है जहाँ पे हमने हरित क्रांति का एक्सपेरिमेंट किया। पंजाब में हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट किया ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट क्या था और पंजाब में ही हमने क्यों किया, इस मुद्दे पे जरा थोड़ा हमारा चर्चा हो जाए। देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय में हमारे पास भारत के लोगों को भी खिला सकने लायक हम फूड प्रोडक्शन नहीं होता था, हमारे पास इतना भी अनाज नहीं होता था।
हम 60-70 की दहाई आते आते तक हम लोग कुछ ऐसे स्थिति में खड़े थे कि हम विदेशियों से बाहर से मंगाया करते थे। एक बार बेइज्जती हुई कि अमेरिका ने घून लगा हुआ गेहूं हमको भेज दिया था। 60-70 की दहाइयों में हमने ये माना कि नहीं, हमको कुछ करने की जरूरत है। जो पुरानी खेती की तरीके हैं उसको बदलना पड़ेगा, उसके जगह कोई साइंटिफिक एग्रीकल्चर हमको लेकर के आना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा। इसी नए करने के एक्सपेरिमेंट को हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन से हम जानते हैं। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक जगह पे किया गया एक एक्सपेरिमेंट है, एक फसल पे किया गया एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट इस बात का था कि अगर हम साइंटिफिक खेती को अगर यूज करेंगे, अगर साइंटिफिक खेती को अगर हम इम्प्लॉय करेंगे, तो हम प्रोडक्शन क्या सीन बदल सकते हैं। क्या इंडिया का जो अभी के समय में फूड स्कार्सिटी का जो समस्या है कि इनके पास भोजन नहीं है, क्या उसको दूर किया जा सकता है। हमारे पास भारत में कृषि की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था ICAR है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसी के अंदर में MS स्वामीनाथन थे, जिनको इन ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है इंडिया के साइड से। इन लोगों ने प्लानिंग किया कि क्या करें, और इन्होंने डिसाइड ये किया कि हम लोग मैक्सिको से सलाह लेते हैं। मैक्सिको जो कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, US के नीचे में पड़ता है, तो कहाँ वो पड़ा हुआ है, लेकिन इनने उनसे सलाह ली। ऐसा क्यों है? क्योंकि भले कॉन्टिनेंट में देखिएगा कि हम जो है वो एशिया में बैठे हैं, वो जो है सो नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में ट्रॉपिक्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि चूंकि इंडिया से भी वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है जो कि मैक्सिको से गुजर रहा है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इंडिया में और मैक्सिको में सिमिलर होने वाले हैं। इस चलते वहाँ के फसल भी जो है वो सिमिलर होने वाले हैं, है ना। इस कारण हमने मैक्सिको की ओर रुख किया। मैक्सिको में जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जो कि इसमें बड़ा काम कर रहे थे, वो नॉर्मन बोरलॉ थे। उनको कंसल्टेशन में हमने इंडिया बुलाया। वो इंडिया एक बार आए, आकर के उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है, क्या है, और उनके कंसल्टेशन में ये हरित क्रांति का एक्सपेरिमेंट प्लान किया गया कि चलिए पंजाब में करेंगे ना। हरित क्रांति के एक्सपेरिमेंट के साथ दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण है कि ये पंजाब में किया गया, तो पंजाब में क्यों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात क्या है कि ये फसल के ये फसल के स्पेसिफिक क्यों है, ये गेहूं के ऊपर ही केंद्रित क्यों है। पहले तो इस सवाल का जवाब ले लेते हैं कि पंजाब ही क्यों, है ना। और यहीं से हमारी कहानी में ये टॉपिक आता है, क्योंकि हम लोग पंजाब प्लेन को देख रहे हैं, हम लोग उस इलाके को पढ़ रहे हैं जहाँ पे हरित क्रांति का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि पंजाब ही क्यों। पंजाब क्यों? क्योंकि देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो साइंटिफिक खेती का एक्सपेरिमेंट है। यानी कि आप पारंपरिक खेती नहीं कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल जो पिछले साल के बचे हुए बीज हैं उनको नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नए बीज लेने पड़ेंगे जो कि लैब में क्रिएट किया रहेगा। ऐसे नए बीजों को जो है वो फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, पानी चाहिए बढ़िया, मैकेनाइजेशन हेल्प करेगा, ट्रैक्टर का होना, थ्रेशर का होना। सो ऑल इन ऑल, पंजाब ही वो इलाका था जो कि ये 70 की दहाई में खड़े होकर के इस तरीके के साइंटिफिक खेती की कैपेबिलिटी रखता था, जिसके पास क्षमता था कि साइंटिफिक खेती कर पाए। कारण नंबर एक, कि हमने ये साइंटिफिक खेती गेहूं के चारों तरफ करने का निर्णय लिया है। यानी कि गेहूं एक रबी फसल है। रबी फसल को बारिश के सीजन से कोई लेना देना नहीं है, वो ये अभी जाड़े का फसल है। यानी कि रबी फसल के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण है, उसके लिए बारिश नहीं, क्योंकि बारिश तो ऐसे भी नहीं होता है, उसको सिंचाई चाहिए। तो ये ऐसे इलाके में ही होगा जहाँ पे नदियां हों, जहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था हो, और पंजाब उसके लिए सुटेबल है। उसके पास 5-5 नदियां हैं, पानी उससे निकलता नहीं है, उनके पास इतना पानी है, तो भाई पानी का तो दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो मॉडर्न खेती करने के लिए किसान के पास लागत लगा सकने की क्षमता होना जरूरी था, कि किसान के पास पैसा हो, किसान के पास पूंजी हो, कि वो नए साइंटिफिक बीज खरीद पाए, वो नया फर्टिलाइजर खरीद पाए, वो पेस्टिसाइड खरीद पाए, वो ट्रैक्टर खरीद पाए। खेती उपज तो बढ़िया देगा, लेकिन शुरुआत में लागत भी लगाना पड़ेगा, इसमें शुरुआत में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा।
इस पूरे नजरिए से देखिएगा तो पंजाब के किसान जो हैं वो बाकी भारतीय किसानों से ज्यादा समृद्ध थे, आज भी समृद्ध हैं। इनफैक्ट इकोनॉमी में आप लोग जो फाइनेंस कमीशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो फाइनेंस कमीशन में आपने एक एफसीआईडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिजिकल कैपेसिटी इनकम डिस्टेंस। हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय भारत के सबसे डेवलप्ड राज्य के प्रति व्यक्ति आय से दूर है। तो वैसे में भी हम पंजाब के साथ कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि पंजाब का फार्मर ज़्यादा प्रोडक्टिव है। इंडिया में आप देखिए कि किसान प्रोटेस्ट हुआ तो पूरे भारत के किसान का तो औकात नहीं था कि उतना मोबिलाइज कर पाए राजनीतिक शक्ति का। पंजाबी का किसान दिखाई पड़ा जो कि दिल्ली में जाकर के डेरा डाल दिया, जहाँ पे कि जो है सो 2 करोड़ का ट्रैक्टर भी जो है वो रैली पे उतरा। तो एक पंजाब वाले इलाके में है जिनके पास पैसा कौड़ी था, जो कि 60-70 के समय में ये साइंटिफिक खेती कर सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर लैंड कंसोलिडेशन का भी इशू रहेगा। आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इंडिया के ट्रेडिशनल लैंड स्ट्रक्चर को उथल पुथल कर दिया। पहले क्या था कि लोगों के पास लैंड ओनरशिप था, कोई इसका लैंड का ओनर, कोई उसका लैंड का ओनर। ब्रिटिश आते हैं, टैक्स सिस्टम लगाते हैं, सबका जमीन छीन लेते हैं। कुछ मुट्ठी भर जमींदार होंगे जिनके पास ढेर सारा जमीन होगा, और भारत का एक बड़ा वर्ग होगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो लैंडलेस लेबरर है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने इंडिया के लैंड स्ट्रक्चर को बड़ा उटपटांग तोड़ मरोड़ के रख दिया। अब ऐसे स्थिति में ये हमारे पास जब हम आज़ाद होंगे तो इंडिया ने लैंड रिफॉर्म की एक शुरुआत की। ये एक डिटेल्ड चैप्टर है जिसको कि मेंस से पहले आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज में हमने क्या लैंड रिफॉर्म किए, भूमि सुधार क्या किए, किसका भूदान आंदोलन क्या था। वो अपने आप में एक डीपर टॉपिक है, हम आपको उसका निचोड़ दे रहे हैं, हम उसका सार दे रहे हैं कि आज़ादी के बाद हमने ये ब्रिटिश वाले जमींदारी व्यवस्था का जो सिस्टम टेढ़ा था उसको सीधा करने का प्रयास किया। वी ट्राइड टू डू दैट, लेकिन उसका सब जगह एक जैसा असर नहीं पड़ा। हम क्या पाएंगे कि नॉर्थ इंडिया वाला जो हमारा पार्ट होने वाला है, उत्तर भारत का जो भाग होगा, ये उत्तर भारत भाग में साउथ भारत से ज़्यादा लफड़ा था लैंड फ्रेगमेंटेशन का। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी चला करती थी, इधर जमींदारी और महलवाड़ी चला करती थी। आप ब्रिटिश व्यवस्था से वाकिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्या देखेंगे कि जो भूमि सुधार लागू किया गया वो ईस्ट में फेल कर गया। ये बंगाल वाले रीजन में जो है सो फेल कर गया। यहाँ से जो कहावत है कि जमींदारी तो खत्म हो गई लेकिन जमींदार बचे रह गए, तो इस तरफ जो है सो लैंड रिफॉर्म बहुत बढ़िया काम नहीं किया, यानी कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वापस से ठीक नहीं हो पाया। लेकिन वेस्ट इंडिया में इधर वाले भाग में आप क्या देखेंगे कि हमने वो लैंड का वापस से पुनर्वितरण काफी सक्सेसफुली कर दिया। यानी कि इधर के इलाके में लोगों के पास बड़े बड़े लैंड के पार्सल थे, तो साइंटिफिक खेती करने के लिए उपयुक्त भूमि किसके पास है? बंगाल के किसान के पास नहीं है। इधर तो जमींदारी व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हो पाई, छोटे छोटे लैंड के पीसेस हैं, गरीब भी हैं। जबकि पंजाब वाले जो हैं वो अमीर भी हैं, इनके पास लैंड का बड़ा पीस भी है, पानी भी है। सब कुछ मिला करके हमने ये निर्णय लिया कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो पंजाब में करेंगे, है ना। गेहूं गेहूं के अगेंस्ट, गेहूं के ऊपर बैठा हुआ एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि देखिए गेहूं को बारिश की जरूरत नहीं है। पंजाब में अगर आप कोई फसल चुनेंगे तो वहां तो ये जो खरीफ वाला फसल है, यानी कि बारिश वाला जो फसल है, वो तो बारिश वेस्ट में पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है। देखिए इंडिया का एक ट्रेजेडी है एग्रीकल्चर में, इसको आप कई आयाम से समझिएगा। वो क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पूरब वाला जो भारत है इसके पास ज़्यादा फर्टाइल लैंड भी है, इसके पास ज़्यादा रेनफॉल भी है। लेकिन पश्चिम वाला इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में पूरब के इंडिया से ज़्यादा है, डिस्पाइट कि उनके पास बारिश के सीजन में पानी कम पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक एस्पेक्ट है इंडियन एग्रीकल्चर का। और ये असल में लेटर चीज है कि पश्चिमी भारत जो है वो इतना आउटपुट दे रहा है। असल में ये जो क्रांति की हम बात कर रहे हैं इसके बाद पश्चिमी भारत का योगदान जो है बढ़ेगा, है ना। सो आइडिया यही था कि वेस्ट इंडिया में पंजाब में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम जो है सो साइंटिफिक रूप से गेहूं उगाएंगे, गेहूं के ऊपर टारगेट करेंगे,
और देखते हैं कि इंडिया का प्रोडक्शन कैसा हो जाए। इस पूरे दौरान में जो हमारे साइड से MS स्वामीनाथन और उनके साइड से जो नॉर्मन बोरलॉ रहेंगे, इन्होंने 2 गेहूं के बौने प्रजातियों का चयन किया कि हम इंडिया में ये मेक्सिको में डेवलप किए। ये 2 बौने प्रजाति है। बौने कहने का मतलब है कि ड्वार्फ है, इनका हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लैब में डेवलप किए गए ही प्रजाति है, जाहिर सी बात है। और इनको हम इंडिया में लाने का हमने बात सोचा, और वो था सोनोरा 64 और लेरमा राजो। ये 2 प्रजाति हम इंडिया में लेकर के आएंगे, है ना। इसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नॉर्मन बोरलॉ के बारे में एक तो बात और करते चले। नॉर्मन बोरलॉ मेक्सिको के महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत साइंटिफिक ब्रेक थ्रू किया। इंडिया के भी ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने सहयोग दिया, अपने देश में तो किया ही किया। उनको इस काम के लिए 1970 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। हम लोग देखिए, शांति पुरस्कार फूड के समस्या को सॉल्व करने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि मानव पृथ्वी पर इतने बैड परिस्थिति में रह रहे हैं। इतने समय पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी हम लोग अभी तक अपने सारे ह्यूमंस का पेट भरने में सक्षम नहीं है। ऐसे समय में कोई अगर मानव के भूख की समस्या के ऊपर अगर कोई योगदान देता है, पेट की आग अगर शांत करने पे कोई देता है, तो वो भी शांति का काम है ना। तो इस चलते नॉर्मन बोरलॉ को भी शांति पुरस्कार दिया गया था। और यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आगे हम लोग को पढ़ने में मिलेगा। इस संस्था को भी जो है सो नोबेल पीस प्राइज मिला। हालांकि ये 2020 में मिला और नॉर्मन बोरलॉ को 1970 में ही मिल गया था। तो इसी फूड के कारण के लिए, है ना। इसी बैकड्रॉप में पंजाब में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरुआत हुआ। अब आते हैं ये समझने के लिए कि इस एक्सपेरिमेंट में कंपोनेंट्स क्या थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम किन किन चीज़ों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, टेक्निकली हमने क्या किया। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। उद्देश्य क्या था, तो आप सभी समझ रहे हैं कि इंडिया में अब तक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उसको ड्रास्टिकली चेंज कर दें, और अचानक से इंडिया का एग्रीकल्चरल आउटपुट इतना बढ़ा दें कि भारतीय जो भूखे रह रहे हैं, उस समय जो राष्ट्रपति भवन के पीछे जो धान उगा रहे हैं, शास्त्री जी जो है सप्ताह में 1 दिन नहीं खाते थे। इंडिया में फूड का स्थिति ऐसा था। चुना हुआ इंडिया का पॉलिटिकल लीडर वीक में 1 दिन फास्ट करता था, लोगों के साथ अपनी हमदर्दी जताने के लिए, क्योंकि इंडियंस को खाने के लिए खाना नहीं था। वो 1950 से लेकर के 60 70 20 साल भारत के लिए बहुत टफ बीता था, हमारे लिए फूड का सिक्योरिटी था। ब्रिटिशर्स ने इंडियन एग्रीकल्चर को चौपट करके छोड़ा था, और आज़ाद होने के बाद इंडियन एग्रीकल्चर के पास इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि भारतीयों का पेट भर पाए, है ना। सो हम ये एक्सपेरिमेंट पे पहुंचते हैं कि 20 साल बाद कि नहीं, अब इंडिया का सीन बदलना है, हमको एग्रीकल्चर को ठीक करना है। पंजाब में करेंगे, गेहूं के ऊपर करेंगे ना, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, इसके कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। ड्रास्टिकली अगर आप कृषि का उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 4 तत्वों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला एलिमेंट है कि बीज। देखिए, हम हरित क्रांति और एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, मतलब कि हम पारंपरिक खेती से बहुत आगे उठ चुके हैं। यानी कि पहले वाला पुराने जमाने का खेती, कि पिछले साल का जो हमारा बीज बचा हुआ है उसी को निकाल करके हम बोएंगे, उसके बाद फिर उसी में से काटेंगे, फिर खाएंगे, और फिर अगले साल के लिए बचा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको नए बीज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये नए बीज हाई यील्ड वेराइटी है। ये आपके ट्रेडिशनल बीज, अगर आप 1 किलो बीज लगाते और आपको 1 क्विंटल ये फसल उत्पादन होता, तो इसमें आप उतना ही लगाइएगा तो 20 क्विंटल 25 क्विंटल होगा, यानी कि प्रोडक्शन जो है सो बहुत बढ़ा देगा। तो ये नए प्रकार के बीज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन ये चूंकि नए बीज हैं, और ये नए बीज लैब ग्रोन हैं, लैब के अंदर बनाए हुए हैं, इस चलते ये प्राकृतिक जो पौधे हैं उसकी तरह ये रिजिडिटी नहीं रखते हैं। देखिए, इस पॉइंट पे खड़े होकर के हम लोग
एक डिस्कशन कर लेते हैं। वो क्या है कि हम लोग इतना तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोग साइंटिफिक यूज करते आए हैं। वो जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे पिछले क्लास में, कि हम दो अलग अलग प्रजातियां लेते हैं और दोनों का क्रॉस कराते हैं ताकि दोनों के डिजायरेबल क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास जेनेटिक में बचे रह जाए। ये हम हमेशा से कराते आए हैं, सिर्फ प्लांट में नहीं कराते आए हैं, हम पशुओं में भी कराते आए हैं। हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमेशा से होता आया है, राइट। लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में भी कुछ चीजें प्रकृति में बनी है। जैसे कि लेट से कि अभी आप इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ने जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि आजकल हम नए नए धान के प्रजाति का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लैब में क्रिएट हुआ है। लैब में क्रिएट हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन से बना है। इसका मतलब कि प्रकृति में जो एवोल्यूशन का प्रोसेस देता है वो इनको नहीं मिला है। एवोल्यूशन काफी कुछ दे देता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप क्या देखिएगा कि ये भारत में जो ट्रेडिशनल यहाँ के फसल हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये चूंकि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में ही हुए हैं, यहीं के डेवलप किए हुए हैं। इसका मतलब कि इन लोग नाजुक फसल नहीं है। इन लोग को हमेशा से आदत है कि अरे यार इंडिया में रहना है, कभी बारिश हुआ नहीं हुआ, सूखा पड़ेगा। तो ज्वार, बाजरा, रागी को फर्क नहीं पड़ता है, वो यहाँ के ट्रेडिशनल है। लेकिन ये जो नए लैब ग्रोन वाले जो आप स्पीसीज लेके आ जाइएगा, इनके पास ये ज्वार, बाजरा, रागी की तरह 20,000 साल का एवोल्यूशन का इनके पास एडवांटेज नहीं है ना। तो ये वाले जो हैं इनमें अगर लेट से कि पानी कम पड़ गया या फिर इनको फर्टिलाइजर बढ़िया नहीं मिला तो ये वाले तो खत्म हो जाएंगे। सिमिलरली यही डिस्कशन पे कि देखिए साइंटिफिक ब्रेक थ्रू भी जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे, वही ट्रेडिशनल हम करते रह जाएंगे तो हम इंडियन का पेट नहीं भर सकते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो आप पेट नहीं भर पाएंगे, तो आपको पारंपरिक तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक इसी जगह पे डुअलिटी ये है कि इस डिस्कशन का एक विपरीत पहलू ये भी है कि ये जो ट्रेडिशनल वाले हैं जिनके पास वाकई में क्षमता है, ये खत्म होते जा रहे हैं। आप उनको छोड़ते चले जा रहे हैं जो कि वाकई में बच सकते हैं। सेम प्रिंसिपल को आप जो है मवेशी के संदर्भ में भी लगा सकते हैं। आप क्या देखेंगे कि हम लोग जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जब हम लोग भारत में एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन इसके ऊपर हम लोग की चर्चा चल रही होगी, तो उस समय हम लोग बात करेंगे कि भारत के कुछ इंडिजिनस ब्रीड हैं, जैसे कि साहिवाल हो गया, माही हो गया, ये सभी इंडिया के ट्रेडिशनल गाय के और भैंस के ब्रीड्स हैं। ये उतना दूध नहीं देते हैं। इनको आप, इनका फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, ये दिखने में भी स्किनी लगते हैं, इंडियन, मतलब इनको देखिएगा बोल दीजिएगा कि अच्छा ये इंडियन है। लेकिन अभी के समय हमने क्या किया है कि कुछ बाहर के विदेशी प्रजातियों को बुलाया, जर्सी गाय और ये सभी देखिएगा जो दूध देसी वाले से कहीं ज्यादा देंगे। देसी वाला जहां 1 लीटर दूध देगा, इन लोग 12 लीटर दूध देगा। लोग जाहिर सी बात है कि इस तरीके के गायों को ज्यादा अपनाएंगे, एक किसान के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये जो जितने भी खटाल हैं, और आपके यहाँ अगर लेट से कि कहीं अगल बगल के लोकल खटाल से अगर आपके पास दूध आता हो, तो आप मम्मी से या जो भी पर्सन इंचार्ज यहाँ इस मैटर से, उससे आप पूछिएगा दूध घट गया है। ऐसा इस चलते है ना, उन लोग दूध वाले गर्मी के दिन में अपने पानी पिए चाहे नहीं पिए, इन लोग अपने गाय के लिए पानी पिलाना जरूरी है। गाय दूध बंद कर देगा, जबकि ट्रेडिशनल वाले को फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा से यहीं का डेवलप हुआ है, यहीं का प्रजाति है, उसको पता है कि अरे यहाँ पे तो मौसम भी राम भरोसे है और गर्मी भी राम भरोसे है। उसको एवोल्यूशन का एडवांटेज है। दोनों पहलू देखिए एक साथ में, आप इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। और सिविल सर्विसेज की तैयारी में हम बार बार आपको ये पॉइंट अप देते रहते हैं कि सभी डिस्कशन निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। दोनों पहलू एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं, आप दोनों को कोरिलेट करके कोई एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक पहलू ये है कि देसी प्रजाति चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, उनके पास एडवांटेज है, कुछ जा रहा है। और दूसरा पहलू साथ में यही है कि अगर नए साइंटिफिक वाले को नहीं डेवलप करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना है, राइट। सो वापस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। ये नए वाले बीज हैं, ये हाई यील्ड वेराइटी बीज हैं, लेकिन ये नाजुक बीज हैं। इनको नेचुरल खेती में नहीं होगा, इनको केमिकल फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, इनमें यूरिया डालना पड़ेगा, इनमें कीड़ा भी लगता है, इसमें केमिकल पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा।
ये पानी के लिए भी सेंसिटिव है। यहाँ पे आपको इरिगेशन का व्यवस्था करना पड़ेगा, इनको सिंचाई जड़ में देना पड़ेगा और इनको मैकेनाइजेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन चारों कंपोनेंट को आप अगर मिला देंगे तब जाकर के ग्रीन रेवोल्यूशन जो प्रेस्क्राइब करता है कि हमारा साइंटिफिक खेती कैसा हो, वो ऐसा होगा, है ना। इन चारों कंपोनेंट्स के ऊपर एक एक बात कर ले। नए वाले जो बीज हैं वो हाई यील्ड वेराइटी बीज हैं, और इनके साथ जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है वो है सीड रिप्लेसमेंट रेशियो। देखिए, ये हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज हैं वो ट्रेडिशनल बीज से अलग है। कैसे अलग है कि आप पारंपरिक खेती में क्या करते थे कि आपने धान उगाया, इस धान उगाने में से कुछ खाया, कुछ को बीज बना करके अगले साल फिर डाल दिया, फिर उसमें से धान उगाया, फिर कुछ खाया, फिर बीज बना के डाल दिया। ये जो ट्रेडिशनल खेती एक ही बीज को बार बार रिसाइकिल कर रहा है, ये ऐसा नहीं किया जा सकता है। हाई यील्ड वेराइटी के बीज स्पेशली निर्मित बीज हैं, जिनको जब पहली बार आप रोपिएगा तो गड़गड़ा करके फसल देंगे, मतलब बहुत बढ़िया फसल देंगे। लेकिन उसके फसल को अगर आप बीज बना करके अगले साल फिर रोपिएगा तो पिछला साल जितना फसल हुआ था उतना नहीं होगा, वो घट जाएगा। और उसको बचा करके आप भगवान न करे तीसरा साल इस्तेमाल कर दिए तो और घट जाएगा। यानी ये रिसाइक्लेबल बीज नहीं है। इसका मतलब आपको हर बार खेती करने के लिए नया बीज मार्केट से लेना पड़ेगा। इसमें कैपिटल इंटेंसिव है, आपको जो है सो लगाना पड़ेगा। और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो हम उस अनुपात को कहते हैं कि किसान जो है किस रेशियो में सीड को रिप्लेस कर रहे हैं, ना। और साइंटिफिक हाई यील्ड वेराइटी सीड को रिप्लेस करने की जरूरत होती है। ये 70 की दहाइयों और 80 की दहाइयों में ढेरों ऐसे सीड बनाए गए। आज के मार्केट में देखिएगा तो सब यही वाले सीड है ना। तो पहला चीज सीड। दूसरा चीज है केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजेशन पे हम लोग की बात कई मद में हो चुकी है, और ये आखिरी हमारा डिस्कशन होने जा रहा है फर्टिलाइजर के ऊपर। और इसमें हम इसके बाद फिर हम लोग फर्टिलाइजर के टॉपिक को और हैंडल नहीं करने जा रहे हैं। इस चलते अब तक हमने फर्टिलाइजर पे जितना भी डिस्कशन किया है उन सारे डिस्कशन को हम कोरिलेट करके एक साथ कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर क्या है, खेती में फर्टिलाइजर की जरूरत क्या होती है, केमिकल फर्टिलाइजर का मामला क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर का मामला क्या है, और नया हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस क्या बीच में हम लोग गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट पेस में। आप जानते हैं खेती क्या है? खेती मानवों के द्वारा डेवलप की गई वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अपनी इच्छा से प्रकृति में उगने वाले पौधे को प्लांट कर सकते हैं, उसके फल को निकाल सकते हैं, फिर प्लांट कर सकते हैं, फल से निकाल सकते हैं। यानी नेचर में जो पौधा अपने प्रकृति के चक्र से घूमता, मानव उसको नियंत्रित करके एक जगह पे ये काम बार बार कर सकता है ताकि इनफाइनाइट फूड निकाल पाए। इसको खेती कहते हैं। ऐसा कर सकने के कारण ह्यूमंस जो पहले घुमंतु थे, जो जगह जगह घूम करके फूड करते थे, वो सेटल हो गए और समाज का उदय हुआ। यानी कि एग्रीकल्चर इनेबल्ड सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत जो है वो कृषि ने की, है ना। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर का आइडिया है ये प्रॉब्लमेटिक आइडिया है, और साइंस के नज़र से देखिएगा तो बहुत टेक्निकली चैलेंजिंग आइडिया है। जो अर्ली ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर कर लिया, उनके इंजेन्युइटी को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कितने जीनियस लोग थे जिन्होंने कि इस मैटर को सॉल्व कर लिया। देखिए, प्रॉब्लम की चुनौती क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी हम इंसानों की तरह न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उनको पोषण की जरूरत होती है। हम इंसान जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन ये लेते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीन मेन चीज लेते हैं, एन, पी और के। और उसके अलावा 75 छोटे छोटे मात्रा में चीज लेते हैं, मैग्नीज लेते हैं, जिंक लेते हैं, आयरन लेते हैं, माइनर ढेरे सारे हैं। तीन मेजर हैं उनके लिए, एन, पी और के। हर प्लांट यही करता है। अब अलग अलग प्लांट अलग अलग चीज लेता है। जैसे कोई एक धान है तो वो नाइट्रोजन ज्यादा कंज्यूम करता है, जबकि एक दलहन है वो बल्कि नाइट्रोजन जमीन में बढ़ा देता है, जमीन से कम कंज्यूम करता है। दूसरा सुगर केन अलग कंज्यूम करता है, आप देखिए कि कपास अलग कंज्यूम करता है।
यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जमीन में से एन, पी और के का अलग अलग अनुपात एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट तभी जिंदा है, तभी साइकिल चल रहा है। एग्रीकल्चर करने का मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हम एक ही जगह पे उन प्लांट को बार बार प्लांट करेंगे और फिर उनमें से फल निकलेगा, फिर काटेंगे, फिर प्लांट करेंगे, फिर फल निकलेगा। इसमें साइंटिफिक चैलेंज क्या है कि एक ही प्लांट एक ही जगह पे अगर बार बार उगाया जाएगा तो उस सॉइल में से एक ही न्यूट्रिएंट को बार बार एब्जॉर्ब करेगा, और इससे सॉइल में बाकी, जैसे कि लेट से कि कोई बहुत ज्यादा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सॉइल में नाइट्रोजन घट गया, पी और के भरा पड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में ये चैलेंज है। एक ही जगह बार बार खेती करने में चैलेंज यही है कि मिट्टी का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, मिट्टी का न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस चैलेंज से बचने के लिए जो अर्ली ह्यूमंस ने अडेप्ट क्या किया कि हम नदी के किनारे खेती करेंगे। हम अब नदी क्या कर रहा है कि हर बार जब एक फ्लडिंग आ रहा है, जब पानी आ रहा है, तो वो एक उस इलाके के न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को रिचार्ज कर दे रहा है। कहीं पे अगर एनपी के जो कंज्यूम हुआ था, फिर बाढ़ आया, फिर उसको इक्वल कर दिया। यानी शुरुआत में खेती सिर्फ नदी किनारे ही संभव थी जहां नेचर फर्टिलाइजेशन कर रहा है। बाकी जमीन के ऊपर जो अर्ली फेज में खेती कर रहे थे वो स्लैश एंड बर्न खेती कर रहे थे। मतलब एक जगह जंगल काटेंगे, उसको गिराएंगे, उसको आग लगाएंगे, वहीं खेती करेंगे, फिर मूव कर जाएंगे दूसरे इलाके में, फिर काटेंगे, फिर जलाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लगातार जो है सो गोल गोल घूमते रहेंगे। ये तो साइंस आया, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर आए तब बोले कि हम तो आर्टिफिशियली भर सकते हैं। तो हमको पता है कि सॉइल में नाइट्रोजन कम हो गया, तो चलिए ऊपर से नाइट्रोजन डाल देंगे। दिस इज द आइडिया ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब हुआ कि आप एक सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल डिप्लीट हो रहा है उसको आर्टिफिशियली आप फिर से सप्लीमेंट करके भरने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक फर्टिलाइजर से केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप मास पैमाने पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो नीड है उसी को कर सकते हैं। हालांकि फर्टिलाइजर का ओवर यूज एक दूसरी समस्या है जो जस्ट पहले हम लोग डिस्कस करके निकले हुए हैं सब्सिडी वाले टॉपिक में, है ना। सो फर्टिलाइजर का मामला हम लोग समझते हैं, एनपीके का मामला हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक्स और कैरी कर ले हम लोग कि फर्टिलाइजर को लेकर के देखिए हमारे पास फर्टिलाइजर मेन कौन कौन से हैं, आज कौन कौन से मेन हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे फर्टिलाइजर होने वाले हैं वो 3 श्रेणी के होने वाले हैं, या तो एन बेस्ड, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम। नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर सभी जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे कॉमन है 1 नंबर पे अमोनियम सल्फेट। सबसे कॉमन हमारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये है। दूसरा हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, और तीसरा हमारे पास यूरिया। ये तीनों क्या है, एन बेस्ड फर्टिलाइजर है। ये सॉइल में से नाइट्रोजन को ये बैलेंस करेंगे। कैसे जगह पे इसको यूज करने की जरूरत है, जहां वैसा क्रॉप उगाया जा रहा है जो नाइट्रोजन ज्यादा डिपेंडेंट है, नाइट्रोजन ज्यादा कंज्यूम करता है। फॉस्फोरस ग्रुप में आइए, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स अभी के समय मार्केट में जाइएगा तो 3 आपको मिलेगा, अमोनियम फॉस्फेट, दूसरा सुपर फॉस्फेट, और तीसरा कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो 3 फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर आपको मार्केट में ये मिलेंगे। है तो फॉस्फोरस, लेकिन ऐसा थोड़े है कि केमिकल फॉस्फोरस जो है सो हम जा करके मिट्टी में छीट रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हम तो सॉल्ट ही डालेंगे, हम तो उसी फॉर्म में डालेंगे जो कि सॉइल में एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये 3 है। अगला पोटेशियम में आइए। पोटेशियम में 2 मेजर आपको मार्केट में मिलेंगे, एक पोटेशियम सल्फेट मिलने वाला है और एक पोटेशियम नाइट्रेट। ये सारे वो फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हम लोग इस ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इस्तेमाल करने वाले हैं।
तीसरा इरिगेशन, इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं है कि आप गेहूं के चारों तरफ में खेती कर रहे हैं और आप जो है सो एक रबी की खेती कर रहे हैं, यानी कि जाड़े के दिनों की खेती कर रहे हैं, तो आपको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, आपको कृत्रिम रूप से वहां पे पानी पहुंचाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बारिश तो होना नहीं है। तो इरिगेशन है ही है। और मशीनीकरण, हम लोग कई एंगल से मैकेनाइजेशन का मामला समझते हैं। मशीनों का इस्तेमाल खेतों के प्रोडक्शन को कई लेवल जो है सो हाई कर देगा। ये सभी चीज हम इस्तेमाल किए, और इससे पंजाब में हरित क्रांति हुई, और हरित क्रांति एक बहुत ही मैसिवली सक्सेसफुल जो है सो एक्सपेरिमेंट होगा, और इंडिया में गेहूं के प्रोडक्शन को बदल दिया इसने। आज के समय इंडिया अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा सड़ाने भर जो है गेहूं पैदा कर रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन और साइंटिफिक खेती ने इंडिया के एग्रीकल्चर को बदल दिया। नाउ ये ग्रीन रेवोल्यूशन इतना पॉजिटिव रहा, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ कुछ कुछ निगेटिव इश्यूज रहे। इन निगेटिव इश्यूज के ऊपर जरा हम लोग की चर्चा हो जाए। निगेटिव इश्यूज, पहला चीज क्या रहेगा, ये सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन कहीं पे भी आप यूज कर रहे हैं, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके अगर आप प्रोडक्शन को कहीं पे भी बम्प अप कर दे रहे हैं, तो वहां पे आपके साथ ये चैलेंज आने वाला है। वो क्या है कि इसका एक कॉस्ट है, इसका एक डिग्रेडेशन कॉस्ट है। पंजाब, हम लोग थोड़ी देर पहले बोले कि इंडिया में सबसे किसान के हिसाब से ज्यादा इनकम वाला इलाका है, लोगों के पास ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ज्यादा खुशहाली है, ज्यादा आर्थिक संपन्नता है। लेकिन पंजाब इंडिया का सबसे प्रॉब्लमेटिक एग्रीकल्चर का रीजन भी है। कारण क्या है कि आप ओवर कॉमर्शियलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ये साइंटिफिक खेती अगर आप थोड़ा सा अगर आप बेवकूफ़ी से करने लगे, अगर आप फर्टिलाइजर को एक गाड़ी के एक्सेलरेटर की तरह देखने लगे कि भाई हम जितना खींचेंगे उतना बढ़ेगा, तो गाड़ी के एक्सेलरेटर में भी वैसा नहीं होता है कि इनफाइनाइट खींच सकते हैं। एक सर्टेन जगह पे है जहाँ पे जाकर के खींचना आपको बंद करना पड़ेगा, जहाँ पे लिमिट है। सो एक इशू तो पहला होने वाला है कि किसी भी इलाके में अगर साइंटिफिक खेती बहुत धड़ल्ले से हो रही है, इसका मतलब कि फर्टिलाइजर ओवर यूज लेके आएगा। फर्टिलाइजर ओवर यूज अपने साथ में जमीन का लैंड डिग्रेडेशन लेकर के आएगा। आप कहीं पे भी जमीन में अगर केमिकल फर्टिलाइजर ओवर यूज कर रहे हैं, तो वो लैंड को डिग्रेड कर देगा। चलिए, किसान, ये जो पंजाब वाले हैं, उन्होंने साइंटिफिक खेती किया, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं, उनका जमीन जो है वो ऐसा है। क्या पंजाब के आज के सभी एग्रीकल्चरल चैलेंजेस सिर्फ इसी साइंटिफिक खेती का देन है? क्या ये सिर्फ ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर है जिससे कि पंजाब का स्थिति खराब हुआ है? जवाब है नहीं। थोड़ा ज्योग्राफी भी पंजाब के अगेंस्ट में है। कुछ एक नेचुरल फैक्टर भी है जो कि पंजाब को प्रॉब्लम दे रहा है। वो नेचुरल फैक्टर क्या है? देखिए, शुरुआत में जो हमने ढांचा बनाया कि ये एक बाउल टोपोग्राफी का है, यानी कि कटोरी नुमा है, ऐसे है कि पानी कहीं से आएगा आएगा और बीच में जाकर के अटक जाएगा, नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा, है ना। किसी भी इलाके में जहां पे कि वाटर इनंडेशन होता है, यानी कि जमीन जो है वो दलदली होता है, जिस इलाके में भी सीपेज होता है, वहां का सॉइल ऑटोमेटिकली खराब होता है। वहां के सॉइल में सैलिनिटी का इशू आता है, लवणता का इशू आता है। देखिए, एक जो हेल्दी सॉइल है, एक जो सेहतमंद सॉइल है, वो पीएच स्केल में थोड़ा एसिडिक साइड होता है। वो थोड़ा सा एक एसिडिक गुण रखता है। एक अच्छा हेल्दी सॉइल को एसिडिक होना चाहिए। हम जानते हैं कि एसिड और बेस, ये दो स्पेक्ट्रम है केमिस्ट्री में। या तो बेस होते हैं, क्षारीय होते हैं, या तो हमारे पास एसिड होते हैं। बीच बीच में जो होते हैं न्यूट्रल, उनको हम सॉल्ट कहते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। बेसिक केमिस्ट्री है, आप लोग 11th 12th में पढ़े होंगे, है ना। सॉइल को कहाँ होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। हम लोग एसिड बेस का टेस्ट जो है वो लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस पेपर है, आप लोग जानते हैं कि लाल हरा होता है, बचपन में आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे। सॉइल को एसिडिक होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर सॉइल एसिडिक से सॉल्ट हो जाए, तो ये बैड सॉइल कहलाता है, कि हमारा सॉइल जो है वो खराब हो रहा है। और
उससे भी बुरा कब हो जाए, जब वो बेस हो जाए, जब वो अल्कलाइन हो जाए। जब एक सॉइल में बेस का प्रॉपर्टी आ जाए तो वो वर्स्ट सॉइल है, वो बैड से भी बुरा हो गया है। एक सॉइल की ये डिग्रेडेशन के स्टेज है। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी इलाके में जहां पानी दलदलीपन बना करके रखता है, जहां पे वाटर इनंडेशन पड़ा है, वहां पे सॉइल में सैलिनिटी का इशू आ जाता है, वहां पे ये सॉल्ट सॉइल में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए उसके पीछे साइंस जिम्मेवार है। लेट से कि ये हमारा इलाका है, ये एक जमीन है, इसमें पानी जो है वो दलदलीपन है, यानी कि पानी जो है वो ऊपर के सरफेस तक पानी पड़ा हुआ है ना। मिट्टी नीचे रॉक्स, इनके अंदर में सॉल्ट है, हम जानते हैं कि रॉक्स में जो है वो सॉल्ट होते हैं। पानी है तो पानी सॉल्ट को अपने में घुला देगा, यानी कि ये सॉल्ट्स जो है वो कहाँ है, वो सारे दलदल के पानी में घुले हुए हैं। लेकिन ऊपर हमारा सन चमक रहा है, इस सन का असर क्या होने वाला है कि ये जो सरफेस है, यहाँ का पानी इवापोरेट करके ऊपर होगा, यहाँ का पानी उड़ेगा, और यहाँ का पानी जब उड़ेगा तो नीचे के लेयर का पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा, है ना। ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। इस प्रोसेस में देखिए, ऊपर जो पानी उड़ा वो तो सिर्फ वाटर उड़ा, जो उसमें घुला हुआ सॉल्ट था वो कहाँ जमते जा रहा है, सरफेस पे, जहां पे पानी उड़ते जा रहा है। तो एक एसेंस में आप क्या देखेंगे कि सॉइल, ये पानी नीचे का सॉल्ट ऊपर की ओर लेते जा रहा है। और ये क्रिया इस समय इस जमीन पे अगर लंबे समय से कर चली तो आप क्या पाएंगे कि सॉइल का जो ऊपर वाला टॉप लेयर है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और सॉइल का जो नीचे वाला लेयर है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन घट जाता है। वो बस क्या किया कि इधर का सॉल्ट जो है वो उधर कर दिया, दलदलीपन ने ऐसा कर दिया। कहीं पे भी दलदली है ये समस्या होनी है। अब पंजाब में जहां पे कि बैड ड्रेनेज ज्योग्राफी का है, जहां पानी आएगा हर जगह से लेकिन निकलना जो है वो आसान नहीं है, तो वहां पे ये समस्या नेचुरली आता है। इसको सिर्फ पंजाब की समस्या नहीं समझनी है। आप अगर कहीं पे भी बात कर रहे हैं कि लेट से कि हम एक क्षेत्र में नहर ले जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन नहर के साथ चैलेंज है कि कहीं पे लीकेज हो गया और नहर का पानी बह करके अगल बगल इलाका को डुबा रहा है, तो कहीं पे भी दलदल बन रहा है तो वहाँ पे सॉइल सैलिनिटी का इशू आ जाएगा। सॉइल सैलिनिटी का इशू जो है वो वाटर इनंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। साइंस नीचे यही काम कर रहा है कि पानी के साथ घुल घुल करके सॉल्ट जो है वो टॉप लेयर पे पहुंच रहा है और टॉप पे इवेपोरेट होकर के निकलता जा रहा है। ये नेचुरल साइकिल है जो कि सॉइल के अंदर होता है। सो पंजाब में ये समस्या भी जो है सॉइल सैलिनिटी की समस्या है, और वो कुछ ज्योग्राफी की देन है। चलिए, ज्योग्राफी की देन है, बात समझ में आती है, लेकिन पंजाब वाले कम नहीं है, उन प्रॉब्लम को और मैग्नीफाई कर देंगे। उन्होंने क्या प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर दिया कि देखिए, वहां पे एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन है, यानी कि वहां पे अगर किसान को लगेगा कि हमको ये चीज उगाने में प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा लाभ है, तो वो उगा देंगे, वो वाला उगाने में लाभ है तो वो उगा देंगे। बहुत पिकी एंड चूजी नहीं है वहां पे एग्रीकल्चर, वो थोड़ा कॉमर्शियल इंटरेस्ट के साथ काम करता है कि हमारा इसमें ज्यादा लाभ है या इसमें ज्यादा लाभ है। ऐसे सोचते हुए आप देखिएगा तो पंजाब में उन लोग जो है सो कपास भी उगा रहे हैं। अब कपास के साथ अभी आप लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, आपको आगे का एक हम स्नैपशॉट दे दें। कपास एक ऐसा फसल है जो कि ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल है, काली मिट्टी के लिए सूटेबल है। इंडिया में इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री आप देख चुके हैं। आप देखें कि हम जब नीचे साउथ पोल से ऊपर बढ़ रहे थे तो उस समय मेडागास्कर के पास हमने जो है वो वोल्केनो का वोल्कनाइजेशन देखा, और जिसके कारण इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम जानते हैं कि वोल्केनो आकर के फैल गया, तो इस चलते यहाँ पे इंडिया में काला मिट्टी है। ये एमपी वाला ये वाला इलाका, यहाँ पे हमारे पास ब्लैक सॉइल है, यानी कि कपास की खेती के लिए सुटेबल इलाका ये है। ऊपर पंजाब वाले प्लेन में कपास कैसे उगा रहे हैं, पहले कपास का थ्योरी समझ लीजिए, तो आप समझिए कि कपास असल में उगाने के लिए आप कहीं भी उगा सकते हैं अगर आप उसके थ्योरी को समझ रहे हैं ना। ब्लैक सॉइल कपास के लिए आइडियल क्यों होता है? ब्लैक सॉइल
कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इस चलते ब्लैक सॉइल जब गीला होगा तो वो चिपचिपा हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है। उसमें देखिए क्ले फाइनर पार्टिकल को कहते हैं। आपने गौर किया है ना कि कुछ मिट्टी बलुई होती है, मतलब उसमें ग्रेन ज्यादा होते हैं, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल ज्यादा होते हैं, और कुछ मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसी को हम क्लेई मिट्टी कहते हैं। ये क्लेई ज्यादा होता है। अब ब्लैक सॉइल क्लेई होने का मतलब है कि गीला हुआ, जब उसमें पानी पड़ गया तो चिपचिपा हो गया, और इनफैक्ट वो पानी को पकड़ के रखता है। और जब सूखता है ब्लैक सॉइल तो वो क्रैक कर जाता है। वो जो सिनेमा में आप जो जमीन फटा हुआ दरार जो आप सूखा का कहीं कहीं पे फोटो इमेज देखते हैं, वो असल में ब्लैक सॉइल में होगा। रेड सॉइल और दूसरे सॉइल में नहीं होगा, वो ब्लैक सॉइल में होगा, वो फट जाता है। असल में वो भी सॉइल के लिए अच्छा है, क्योंकि जब वो फट जाता है तो अंदर में एयर जाने के लिए, जैसे आप जमीन में हल क्यों चलाते हैं, क्योंकि एयर जो है सो सॉइल के अंदर जाए। एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होता है सॉइल के अंदर एयर का जाना। तो जब ब्लैक सॉइल फट जाता है तो उसमें नेचुरल एयर घुसने के लिए जगह बन जाएगा, यानी कि बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। ये कपास के लिए क्यों सुटेबल है, क्योंकि कपास बड़ा चूजी फसल है। कपास के साथ खास क्या होता है कि कपास को अपने जड़ में पानी चाहिए, वो जड़ भिंगाते रहना चाहिए उसको। जैसे जैसे कि आप टब में पैर डाल करके आराम से बैठते हैं, कपास वैसा चाहता है कि उसका पैर भिंगा रहे। लेकिन बारिश हेट करता है, क्योंकि कपास में फौवे होते हैं, रुए होते हैं। आप समझ रहे हैं कि बारिश होगा तो उसके फौवे खराब हो जाएंगे। तो उसका डिमांड क्या है कि हमको गर्म आइसक्रीम चाहिए। अब जैसे छोटे बच्चे कभी कभार जिद नहीं करते हैं कि कभी उठपटांग चीज पूछ लेंगे। एक बच्चा जो है सो हाल में जिद कर रहा था कि हमको ये जो मिट्टी वाला कपटी होता है उसमें हमको कोल्ड ड्रिंक डाल करके पीना है। अब उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल लें, जब कोल्ड ड्रिंक डालें तो भर जाए झाग, और उसके बाद 2 मिनट बाद नीचे चल जाए। अब बच्चा जिद करने लगे कि तो सब तो ये तो कॉफी पी जा रहा है, तो हम क्या पिए। राइट। सो द पॉइंट इज कि इसमें आप जड़ में इसका डिमांड उटपटांग है, और इस चलते ये सिर्फ सीमित जगह पे होगा। ये सिर्फ ब्लैक सॉइल ही इस डिमांड को फुलफिल कर सकता है, और कोई और सॉइल नहीं कर सकता है। कि ब्लैक सॉइल ऊपर से पानी नहीं भी पड़े तो नीचे जड़ को भिंगा के रखता है। तो इस चलते कपास के लिए वो सुटेबल इलाका है, इस चलते वो वहां पे होगा। अगर आप ये थ्योरी समझते हैं कि कपास कैसे काम करता है, और आपके पास ब्लैक सॉइल नहीं है, तो क्या आप कपास नहीं उगा सकते हैं? एकदम उगा सकते हैं। बस आप इंतजाम कीजिए कि उसका जड़ भींगा रहे, यानी कि आपको ओवर इरिगेशन करना पड़ेगा। पंजाब में अगर आपको कपास उगाना है ब्लैक सॉइल ना होते हुए भी, तो उसको कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? ओवर इरिगेशन के साथ। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जड़ में पानी पटाते रहिए, इनंडेट करते रहिए। और अभी आप जस्ट समझे हुए हैं कि एक इलाके में अगर वाटर का अगर सॉइल में अगर वाटर का कंटेंट लंबे समय तक अगर ज्यादा परसिस्ट करता है, तो वो असल में सॉइल के साथ में फर्टिलिटी के इश्यूज लेकर के आ जाता है। तो आज के मौजूदा पंजाब के साथ ये सॉइल के इश्यूज है ना। नटसेल में देखें पंजाब की जो आज स्थिति है उसके पीछे किन किन कारणों को हम जिम्मेवार रख सकते हैं। बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, बढ़िया से खेती नहीं कर रहे हैं। सॉइल सैलिनिटी का इशू है। फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है। ओवर इरिगेशन हो रहा है। अति सिंचाई भी हो रहा है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत की खेती को बदल तो जरूर दिया, लेकिन उसका निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है कि ये जो हाईली प्रोडक्टिव इलाका है वो असल में एग्रीकल्चर पॉइंट से प्रॉब्लमेटिक इलाका भी रहता है ना। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ एक दूसरा भी इंपॉर्टेंट निगेटिव एस्पेक्ट रहेगा, और वो निगेटिव एस्पेक्ट क्या रहने वाला है कि अगर आपने इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट चलाया, आपने गेहूं के ऊपर किया, एक मॉडर्न खेती इंट्रोड्यूस किया, और बाई ऑल मेट्रिक्स अगर आपका प्रोडक्शन थ्रू द रूफ चला गया, इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल रहे, आप जो है ये कर पाए। लेकिन इतना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होते हुए भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे ही रह गए। आप पंजाब में एक्सपेरिमेंट किए थे, गेहूं में एक्सपेरिमेंट किए थे, अगर सक्सेसफुल हुआ था तो आपको क्या करना चाहिए था? दूसरे इलाके में करना चाहिए था, दूसरे फसल पे करना चाहिए था, फिर करना चाहिए था। यानी हमारी दिक्कत ये रही कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन पे रुक गए, और ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, पंजाब में किया गया, और सिर्फ गेहूं पे किया गया। आपको और करने की जरूरत थी, तो एक लॉन्ग पेंडिंग है। उसका आइडिया है कि अब हम ईस्ट में करेंगे, और
उसको हमने नाम दिया है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, BRGEGAGI, ईस्टर्न इंडिया, GEA, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। इसमें हम गेहूं को नहीं टारगेट करेंगे। अगर पूरब में आप कोई फसल टारगेट कीजिएगा तो किसको टारगेट कीजिएगा? धान को टारगेट कीजिए भाई, पानी वाला इलाका है, पूरब में है, यानी कि बारिश खूब बढ़िया होता है, तो आप धान को टारगेट करेंगे। तो अभी के समय हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग उड़ीसा, बिहार, बंगाल, इधर वाले रीजन में हम एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस नए सेकेंड एक्सपेरिमेंट को हमने नाम दिया है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, है ना। इसके टारगेट स्टेट्स कौन होंगे? धान वाले इलाके खोज लीजिए, बारिश वाले इलाके, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी का थोड़ा सा ईस्टर्न वाला पार्ट। इसके लिए हम लोग क्या क्या अभी तक काम कर रहे हैं? अगर क्रांति करनी है, आपको संस्थाएं बैठानी पड़ेंगी। तो ICAR, जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसने इस इलाके में कुछ राइस के इंस्टीट्यूट्स बैठाए हैं, यानी कि ये इंस्टीट्यूट सिर्फ राइस रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन है? एक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रांची में बैठाया गया है, ये भी राइस के ऊपर रिसर्च करेगा। एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मोतिहारी, बिहार में बैठाए हुए हैं। और हमारे झारखंड में ये एक राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये भी एक हजारीबाग में हमने बैठाए हुए हैं। तो 3 संस्थाएं बैठाए हुए हैं। संस्थाओं में बैठाने का मतलब क्या हुआ कि आप स्टडी कीजिए, आप देखिए कि पॉसिबिलिटी क्या है, इस इलाके के चैलेंजेस क्या है, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे, राइट। तो इसी के साथ हम लोग अपने डिस्कशन को वाइंड अप करें। हम लोगों ने 2 चीजें समझा। पहला तो कि ये पंजाब प्लेन है क्या चीज, ऊपर से अगर हम उड़ते तो आज कैसा दिखता है, इसके फीचर क्या हैं। लेकिन सिर्फ आज नहीं, इसका इतिहास क्या है, इसका भविष्य क्या है, इसके साथ इकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं, और यहाँ पे हरित क्रांति क्या आई। इसी के साथ अगर आप राजस्थान के प्लेन को समझते हैं, और राजस्थान के प्लेन में आपने ऊपर में देखा था, यहाँ पे गंगा सागर रीजन था, जो कि और कुछ नहीं, पंजाब प्लेन ही है। अभी जो हम लोग बात किए ये वही वाला इलाका है। सो राजस्थान प्लेन और पंजाब प्लेन, इन दोनों प्लेन को अगर आप मिला दें तो इसी के साथ हमारा ये वाला इलाका होता है इंडस प्लेन का। ये हुए सिंधु के प्लेन, और हम समझते हैं कि ये कैसे हैं और इस इलाके के क्या फीचर है ना। इसी के साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि आज वाले इंडस प्लेन वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे छोड़ दें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये गंगेटिक प्लेन के को पढ़ने पे चलेंगे कि इस प्लेन के क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे क्या क्या इश्यूज हैं, क्या चल रहा है, ऊपर से सुपरमैन बनते हुए नीचे में क्या क्या बनावट है, नीचे क्या है, और उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। बाकी आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कायदे से दिन में जो फर्स्ट हाफ में क्लास हुआ और ये क्लास एक साथ में होना चाहिए था, लेकिन चूंकि लाइट का इशू था, इस चलते ये हमको तोड़ना पड़ गया। दोनों को साथ मिला करके आप देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी आज के टॉपिक पे किसी के पास अगर डाउट क्वेश्चन हो तो नाउ आई विल टेक दोस। आप लोग को क्या करना है, चैट में अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए, और हम उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस उठाते हैं एंड वी विल टॉक। लैग कर रहा है, अभी कैसा चल रहा है? हमारा क्लास अभी वीडियो कैसा चल रहा है? चलो हम लोग देखेंगे। बाकी आज के क्लास के ऊपर किसी के पास डाउट क्वेश्चन है तो डाउट क्वेश्चंस बात कीजिए।
कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो फिर इस सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करेंगे। और बाकी आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आपको पता है कि आपके पास 24/7 चैट ग्रुप है। क्वेश्चन को वहां पे डालिए और उसका जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। हैव अ गुड नाइट, और कल मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ गुड नाइट।